देखिए, मुस्लिम धर्म में कोई दूसरा दखल कर भी नहीं सकता। और अजमेर के दरगाह के जो खादिम हैं, उन्होंने खुद ने वक्फ बिल का समर्थन किया। सर, सरकार बिजली पानी सब महंगा कर रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, सरकार आम नागरिक को बिजली उपलब्ध करवाने का काम करेगी। कोई महंगी नहीं की है, हमने टैरिफ नहीं बढ़ाया है। और इसी प्रकार से पानी भी आम नागरिक को मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार ने बहुत योजनाएं दी है। घर घर जल, घर घर नल, ये देने का काम किया। नहीं, मैंने पढ़ा है, लेकिन वो सही नहीं है। हर आदमी पे 50 प्रति यूनिट का बोझ बढ़ने वाला है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी नहीं बढ़ाया, किसी भी प्रकार का नहीं बढ़ाया है। वो अखबार में था, लेकिन हमने कोई रेट नहीं बढ़ाई। का पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए खर्च नहीं होता था, इसीलिए देश की सरकार को वक्फ के कानून को बदलने का जिम्मा उठाना पड़ा। गरीब लोगों के कल्याण के लिए जो संपत्ति, ऐसे लोगों ने जो समृद्ध थे, संपन्न थे, या जिनके मन में गरीब की सेवा के लिए भाव था, उन्होंने जो दान दी, उस संपत्ति को मुतवल्लियों ने और तथाकथित ऐसे धर्म के पैरोकारों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया। और उसके कारण से साधारण मुसलमान जो है, जिसके हित के लिए, जिसके कल्याण के लिए, जिसके भले के लिए जिस संपत्ति का नियोजन किया गया था, वो संपत्ति का नियोजन नहीं हो पाया। इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। और अब वक्फ की संपत्ति जो उसके अधिकारी हैं, उन्हीं के लिए उपयोग आएगी। आज देश में सबसे ज़्यादा संपत्ति अगर किसी के पास में है, तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड्स के पास में है, जिनका ठीक लाभ जो है जिन पात्र लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए सरकार कानून लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद में संबंधित उच्च अधिकारी और मंत्री जी से बात करके और ये तय करवाएंगे कि इस पानी का दुरुपयोग कतई नहीं होना चाहिए था और जो दोषी है उसको दंडित किया जाए। एक्सपोर्ट क्वालिटी की इनको बिहार भेजेंगे, इसको लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि महिलाओं को लेकर इस तरह का विचार रखते हैं अपने मन में। देखिए, ऐसा नहीं है। एक कोई योग्य है, बहुत योग्य है, उस योग्य को और क्षेत्रों में भेज करके उसकी योग्यता का लाभ दिलवाया जाना चाहिए। और यही बात हमने वहाँ कही थी कि बिहार की बेटी हमारे राजस्थान में आई और ये सक्षम है, योग्य है, तो ये वहाँ भी जाकर के हमारी पार्टी का प्रचार करेगी और अच्छी बातें वहाँ भी मुखर होकर के कहेगी। इसमें कहाँ दिक्कत की बात है? अरे, एक्सपोर्ट का मतलब है कि अच्छी क्वालिटी, अच्छी बहन, अच्छी बेटी, योग्य, ये है एक्सपर्ट, ये है। आप उसको शब्द का दुरुपयोग मत करिए। अरे, कांग्रेस तो देखिए, मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सुमन शर्मा की बात कर रहे हैं, मेरी बहन है सुमन शर्मा, बिहार की बेटी है और जयपुर की बहू है। और जयपुर में आकर के महिला आयोग की वो अध्यक्ष भी राजस्थान की रही है, तो योग्य नेता है, योग्य नेत्री है। तो वो तो मैं तो चाहता हूँ कि ये और क्षेत्रों में जाकर के और काम करे, इसमें दिक्कत कहाँ है? देखिए, किसी व्यक्ति ने जो कुछ भी गलत काम किया, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है कि जब कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता है तो उसमें शर्तें लिखी हुई है। उसमें पहली शर्त है कि मैं किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं करूँगा। लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद के आधार पर भेदभाव नहीं करूँगा। और इसमें यदि कोई करता है तो हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ही मुझे ये पता चला तो हमारी पार्टी ने तत्काल निर्णय लिया, उनकी सदस्यता समाप्त की और उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। उनका नोटिस का जवाब भी आ गया, उसको हमने अनुशासन समिति को दे दिया। अनुशासन समिति उसका विवेचन करके और तत्काल निर्णय ले लेगी और जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी। प्रक्रिया हमने नहीं, तत्काल इमीडिएट हमने निलंबित कर दिया। अनुशासन समिति वापस बाहर करेगी, फिर जांच करके क्या करेगी? देखिए, अनुशासन एक प्रक्रिया होती है। कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी किसी को भी दंडित करने से पहले सुनना होता है। किसी ने अपराध किया, हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था है, ये कानून जो विधायिका है उसका पालन सबको ही करना पड़ता है। विधेयक का पालन करते हैं। मुझे लगता है कि दंडित किया जाएगा, लेकिन मैं चूंकि अपने अध्यक्ष होने के नाते
पहले ही किसी प्रकार का यदि बात कह दूं तो मैं सोचता हूँ न्याय संगत नहीं होगा। न्याय की प्रक्रिया का पालन निश्चित रूप से। हाँ, मैंने उनका मैंने जवाब तलब किया था पहले दिन ही, तो उन्होंने कहा मेरे घर में बेहरवा खाना बनाता है, मैं बेहर भाई मेरे पानी भरता है, बेहर भाई मुझे पानी पिलाता है। लेकिन मैंने कहा ये नहीं, आपने सार्वजनिक रूप से जो व्यवहार किया जिससे देश में संदेश जाता है वो गलत काम किया, इसलिए आपको दंडित किया जाना चाहिए। ये हमने कर दिया, ये हम कर रहे हैं। बीकानेर में जो घटना हुई बाबा साहब की, मैं भूल गया कि जो हिंदुस्तान में आए, पाकिस्तान छोड़ करके जो हिंदू आए, जो हिंदुस्तान में आए, उनकी संपत्ति वहाँ रह गई, उनकी संपत्ति पर मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया। वहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा कानून नहीं बना कि जिससे कि वहाँ के समाज के जो पिछड़े बाकी के लोग बच गए उनके उत्थान के लिए उस राशि का उपयोग हो, ऐसा उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात है, आप जो हिंदुस्तान में कह रहे हैं अल्लाह को दी गई संपत्ति, वो अल्लाह के बंदों को उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जो 2006 में सच्चर कमेटी ने जो जांच की उसमें 4 लाख एकड़ ज़मीन थी। अभी 4 लाख एकड़ दी किसने, वो बताना, पता तो चले ना कि दी है क्या या यूं ही छीन ली गई। इसका कानून का काम करेगा। हम आपने कही है कि देवस्थान ऐसे कई मंदिर हैं जो जिनकी आय सरकारी खजाने में जमा होती है। ये बात बिल्कुल सही है, जो कानून बना हुआ है वो कानून है। लेकिन आपने जो मांग की है कि उसका उपयोग भी समाज के पिछड़े वर्ग को होना चाहिए, लेकिन हमने जो हमारी सरकार इसमें यह करती है कि जो आय होती है वो उस मंदिर के या इस प्रकार के ट्रस्ट के जो मंदिर होते हैं उनके उत्थान के लिए इस राशि का उपयोग होता है और बाकी राशि सरकारी खजाने में जमा होती है। ये बात तो आपने सही कही है, इस विषय पर आपने कहा है, लेकिन मैं इतना ही जवाब दूंगा कि वो राशि भी सरकारी खजाने में जमा होता है और सरकारी खजाना वो आम नागरिक के हितों के लिए होता है। ये बड़प्पन है मंदिरों का, उन देवस्थान संपत्तियों का बड़प्पन है कि वो संपत्ति सरकारी खजाने में जमा होती है जिससे सरकार आम नागरिक के हितों के लिए योजनाएं बनाती है। ये आपने विषय रखा है, समाज में आप रखो। सर, अजमेर शरीफ दरगाह शरीफ जो है, एक मिनट, एक सवाल। दरगाह शरीफ के जो शरीफ है, पांच मंदिर देश में राज्य सरकारों की संपत्ति और संपदा है और राज्य सरकार के पर्व्यू के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न मंदिरों के प्रबंधन के लिए देश में देवस्थान बोर्ड की व्यवस्थाएं की है। अपने राजस्थान में भी लगभग सभी मंदिरों का प्रबंधन मोटे तौर पर देवस्थान विभाग के पास में है। केवल कुछ एक मंदिर जो या तो पारिवारिक ट्रस्ट का मंदिर था या रामदेवरा का मंदिर एकदम डिफरेंट है, क्योंकि वो मंदिर नहीं है, वो समाधि स्थल है। सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर निर्णय हुआ है। सभी राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिर आज भी प्रबंध न्यास के पास में है। मुझे लगता है कि जब तक देश के बहुसंख्यक समाज की तरफ से इस तरह का कोई विषय न उठे तब तक इससे छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारें अपना प्रबंधन करें। अच्छा, क्रूड ऑयल काफी दिन से क्रूड ऑयल के जो है प्राइस इंडेक्स को फॉलो नहीं किया, एक बार चेक करिए, उसके बाद में हम इस पर बात करेंगे। जिस तरह से डॉलर की प्राइसेस बढ़ी और डॉलर की प्राइसेस बढ़ने के कारण से जिस तरह से जो है ओवरऑल एवरेज मार्केट में जिस तरह से प्राइसिंग बढ़ी है, उसके चलते हुए इस प्राइस में जो है वो करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ी है। मैं आपको एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2014 के पहले से देश की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम को सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया और पेट्रोल और डीजल की दाम तय करना शुद्ध रूप से कंपनियों के, पेट्रोलियम कंपनीज और रिफाइनरीज के पर्व्यू में आता है। वो मार्केट ड्रिवन है और मार्केट ड्रिवन जो है, जिसको मार्केट के आधार पर खुला छोड़ा गया, उसमें सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप हो। माननीय मोदी जी की हमेशा से ये सिद्धांत रहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस हो, हमारे बीच में कोई भी हस्तक्षेप ना हो, राज्य का मिनिमम हस्तक्षेप हो, इस प्रिंसिपल पर हम काम करें। के हक नहीं छीने हैं, लेकिन मंदिर माफी की जो जमीन है वो मंदिर की ही रहेगी, ये तय है हिंदुस्तान के कानून। मुझे आप सवाल का जवाब तो देने दोगे कि आप ही करते जाओ? मैं टाल नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं, पुजारियों का हक हमने कभी नहीं छीना। पुजारी पूजा करेंगे, उनकी आय का जिसको लाभ मिलना है उस अनुपात में मिलेगा। लेकिन
मंदिर माफी की भूमि की बात आप शायद करना चाहते हैं, तो मंदिर माफी की भूमि वो मंदिर की ही रहेगी। मंदिर को हमने बाल माना है, बालक माना है, तो वो देवस्थान की रहेगी। एक सवाल करना दो ना, एक करो ना सवाल। हाँ, डोली की संपत्ति डोली की रहेगी। 1 मिनट का सवाल का जवाब दे दे। नाबालिग की है तो वो मतलब उसकी संपत्ति पर कोई उसका विचार नहीं कर सकता, उसका कोई इधर उधर हस्तांतरित नहीं हो सकता। ये तो है, कानून में है, उसमें कहीं किसी की हक नहीं छीना गया है। नहीं, 1 मिनट सवाल करने दो ना, क्या दिक्कत। राम मंदिर ने 400 करोड़ का टैक्स दिया, ठीक है ना, और तिरुपति ने 32 करोड़ रुपए का टैक्स दिया, और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए महीने के 2000 रुपए महीने के, और देवस्थान का पैसा आप सनातन के नाम पर आए हैं सत्ता में, तो सनातन कोर्ट वेतन को लेकर आप क्या अनुसंधान करेंगे, क्या पैसा तो देवस्थान जनता पर खर्च करेंगे। देखिए, एक बात मैं बताऊं, हमारा बड़ा दिल है और हमारे मंदिर भी है। मैं बता रहा हूँ, सुन तो लो यार, आप सुनोगे नहीं तो मैं क्या बताऊंगा। जब हम जनहित की योजना बना रहे हैं, उसका लाभ आम नागरिक को मिले, हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखा है, अंतिम छोर के व्यक्ति को भी समृद्ध करने की दिशा में हमने योजना बनाई है, तो वो पैसा भी उसी काम में लग रहा है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को भी हम आगे उठा रहे हैं। यही तो योजना बन रही है, वो पैसा उसी में तो उपयोग में आ रहा है। अच्छी बात है सर, फिर जो मस्जिदों से और किसी सरकार आई है वो समाप्त नहीं हो रही है, जब भाई न्याय को जोधपुर तक जोड़ना के लिए। और संसद में भी उनका जो एक चित्र वहाँ लगाया गया है, ये भी हमारी सरकार ने किया। जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने अध्ययन किया, जहाँ उनका निर्वाण हुआ, और उन सब स्थानों पर पंचतीर्थ निर्माण करने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे कि समाज का सर्वांगीण विकास हो, समाज के सभी वर्ग उन्नति प्राप्त करें, कोई पिछड़ा नहीं रहे, पिछड़े को भी आगे लाने के दिशा में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। ये बहुत बड़ी देन हमारे हिंदुस्तान के लिए थी, और इसीलिए हम और आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और अधिक सम्मानित करना चाहते हैं। समाज में सर्वव्यापी कैसे बन सकें, इस दिशा में हम आगे काम करना चाहते हैं। हमारे आदरणीय और दीनदयाल जी उपाध्याय ने भी एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया। मैं सोचता हूँ कि दोनों की विचारधारा एक सी है। एकात्म मानववाद का मतलब भी यह है कि जिस प्रकार से मुझे सुविधा चाहिए, अंतिम छोर के व्यक्ति को भी उसी प्रकार की सुविधा चाहिए, और उस दिशा में उन्होंने भी एकात्म मानववाद, एक आत्म मानववाद ऐसा सिद्धांत दिया। दोनों के सिद्धांत बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ये हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम आज उनके आदर्शों पर चल करके समाज का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं इस दिशा में। और मैं उनको भी और ये सुझाव देना चाहूँगा कि जो हमारे विरोधी हैं वो भी केवल राग नहीं अलापें, हमारे कंधे के साथ कंधा लगा करके और डॉक्टर साहब के आदर्श, दिए गए आदर्शों का, दिए गए विचारों का उनको प्रस्फुटित करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, उनको धरातल पर और समान रूप से उपयोग इसका हो सके, सभी वर्ग सम्मानित हो सके, सभी वर्ग उत्कर्ष प्राप्त कर सके, इस दिशा में वो भी योगदान दे तो बहुत अच्छा है। लेकिन केवल राजनीतिक वोट प्राप्त करने के लिए, लाभ पाने के लिए केवल उनके नाम का दुरुपयोग करे, मैं सोचता हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। और आज के दिन मैं ये बताना चाहूँगा कि समाज इस बात को समझ चुका है कि जो कौन वादा करता है केवल और काम नहीं करता, उसको समाज ने समझ लिया, और समाज किसी भी प्रकार से उनको और केवल गलत उपयोग करने नहीं देगा। यह मैं आप सबके माध्यम से, जागरूक पत्रकारों के माध्यम से समाज को भी मैं जागृत करना चाहता हूँ कि जो सेवा करे, जो काम करे, जो जनहित में काम करे, सभी के उत्थान के लिए समान कानून बनाए, उनको भी पहचाने, और जो केवल समाज में फूट डालने का काम करे और दुरुपयोग करे, उनको भी पहचाने। किसको सम्मानित किया जाना चाहिए, किसको ताकत दी जानी चाहिए, ये निर्णय समाज करे। यही निवेदन करके मेरी बात को समाप्त करूँगा।